हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, ख़ास करके जो बायो बैकग्राउंड के हैं, वो बॉटनी जूलॉजी ऑप्शनल में होने के बावजूद जो आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं, वो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके लिए थोड़ा सही नहीं हो सकता है। क्योंकि बॉटनी जूलॉजी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और बॉटनी जूलॉजी जो लोग बेसिकली फार्मेसी से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हैं, बायो इन्फो से हैं, इस तरीके से जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, लाइफ साइंसेज वाले लोग हैं, उन्हें तो कतई भी नहीं सोचना चाहिए आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए। जैसे जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी लेते हैं, PSIR लेते हैं, सोशोलॉजी लेते हैं, तो वो उनको एक बार तो अपना सब्जेक्ट पे सोच रखना ही चाहिए कि हम ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि बेसिकली BPSC में बॉटनी रखना कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि BPSC में बॉटनी रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि काफ़ी स्कोरिंग है। स्कोरिंग इन द सेंस कि इसमें आर्ट्स की तरह मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं और अच्छा मार्क्स फेजिंग सब्जेक्ट है। सेकेंड बात यह है कि आप इसे अगर क्लास 11-12 में बहुत अच्छे से पढ़े हुए होते हैं, अगर आप किसी मेडिकल के तैयारी किए हुए होते हैं, प्रिपरेशन किए होते हैं नीट के, तो ये आपके चांसेस अच्छे स्कोर लाने का चांसेस को और भी बढ़ा देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ये आपके 3 घंटे में सवाल करने के लिए आपके जो आप जैसे आर्ट्स में अगर टाइम मिलता है तो हम उलूल जुलूल की चीज़ें लिख के और मार्क्स को हम कम करते हैं, वो यहाँ पे चांसेस एकदम नहीं है। क्योंकि ये एकदम टू द पॉइंट लिखना होता है साइंस सब्जेक्ट होने के नाते, तो टू द पॉइंट आप लिखते हैं। सेकेंड बात ये है कि मार्क्स अच्छा आता है, मार्क्स फेचिंग है। थर्ड बात ये है स्कोरिंग है। थर्ड बात ये है इसमें कि आप जो 11-12 में अच्छे से पास पढ़े होते हैं, वो सफिशिएंट होता है कुछ टॉपिक को छोड़कर। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखें। और मेरे हिसाब से जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, जिन्होंने 11-12 में बायोलॉजी पढ़ा है, उनके लिए बॉटनी जूलॉजी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। ये मेरा पर्सनल राय है। आपकी इच्छा है तो आप इसे लें, अन्यथा ना लें। तो हम देखते हैं कि बॉटनी का सिलेबस क्या है, बॉटनी का हमारे BPSC में सिलेबस क्या है। तो पहले हम बॉटनी का सिलेबस जानने के पहले हम पैटर्न जान लेते हैं, क्योंकि बॉटनी एकदम से अलग सा हो जाता है बाकी सब आर्ट्स सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, अलग सा सब्जेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है तो हम बताते हैं। फर्स्ट बात यह है कि जो आपका आर्ट्स सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट के अंदर 2 सेक्शन होते हैं और 2 सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। और 3 क्वेश्चन सेक्शन A में और सेक्शन B में करने होते हैं। और 3 क्वेश्चन के लिए भी आपका ऑप्शन होता है कितने में से, तो 6 में से 3 करना होता है और सेक्शन B में भी 6 में से 3 करना होता है। तो 3 घंटे में टोटल आप 6 क्वेश्चन करते हैं आउट ऑफ 12। और 12 क्वेश्चन में से 6 करने के बाद आप एक अच्छा 3 घंटा आप व्यतीत कर देते हैं और अच्छा मार्क्स आ सकते हैं आर्ट्स में। वो भी डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मार्किंग कैसी होती है। अब बात करते हैं हम बॉटनी की। तो बॉटनी का क्या है कि बॉटनी का थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है वो अलग है। यहाँ पैटर्न जो है अलग है। यहाँ पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे भी 2 सेक्शन हैं और 2 सेक्शन में सेक्शन A और सेक्शन B है। और सेक्शन A B में जो भी ये है कि 6 क्वेश्चन तो आपको होंगे, पर उस 6 क्वेश्चन में से भी 3 करने हैं और उस 3 के अंदर में भी जो भी 6 क्वेश्चन होंगे, उस 6 के क्वेश्चन के 5 होंगे क्वेश्चन आपको दिए। 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 5 आपको करने होंगे। यानी टोटल सेक्शन A में आपको हो गए, इनमें से 6 में से हमको करना कितना है, 3 क्वेश्चन करना है। और 3 में एक क्वेश्चन का कितना सब सेक्शन है, 5 है। तो टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं, तो टोटल क्वेश्चन आपको करने हैं 15 सेक्शन A में। सिंस सेक्शन A में 15 क्वेश्चन करने हैं, तो एक थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन स्कोर आने का चांसेस ज़्यादा है। अब उसके बाद सेक्शन B का क्या हालत है,
तो सेक्शन बी में भी सेम चीज़ें हैं। सेक्शन बी में आपको कितने करने हैं, तो बी सेक्शन में 6 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन के 5 सब सेक्शन करने होंगे। इस सब सेक्शन में 5 में के 6 आएंगे, 6 में से 5 करने होंगे। तो इस तरीके से इसमें भी कितना हो गया, तो 3 × 5 15 सब सेक्शन हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो उसके बाद में एक बार देखते हैं क्या क्या होता है। तो क्या आपका सिलेबस क्या है, इसे एक बार फिर से हम देखते हैं, जांच करते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है। तो सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए में देखते हैं, पहला टॉपिक है वो माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है तो उसे देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मिड, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, जनरल अकाउंट ऑफ इन्फेक्शन एंड इम्यूनोलॉजी, microbes in agriculture, industry and medicine, and air and soil and water control of pollution using microbes। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ये आपको 15 नंबर का क्वेश्चन मीन्स 3 क्वेश्चन एक ही में सब सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कैसे आ सकते हैं, तो सबसे पहले राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स एंड फीचर ऑफ वायरसेज या बैक्टीरिया या प्लाज्मिड। सेकेंड क्वेश्चन इसी में क्या आ सकते हैं, तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ वायरसेज या बैक्टीरिया। थर्ड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, तो राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर। या फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री या फिर मेडिसिन। और एक और क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, तो राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, बेसिकली वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि माइक्रोबायोलॉजी से आपका अगर एक क्वेश्चन आ गए, एक बार आपने अटेम्प्ट कर लिया अच्छे से, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे और आना ही आना है, मतलब हर बार आना है, रिपीटेटिव क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। किसी न किसी सब सेक्शन में आपको ये मिल जाएंगे, तो रटने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। जो 11th-12th में आप पढ़ते हैं उसे कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए और आप मार्क्स फेचिंग आपका सब्जेक्ट है, फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करते क्या हैं, तो सेकेंड पॉइंट में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, तो इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज इन इंडिया काउज्ड बाय वायरसेज, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंगाई, निमेटोड्स, देन मोड ऑफ इन्फेक्शन, डिसेमिनेशन, फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिटिज्म, मेथड ऑफ कंट्रोल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड, बायो हर्बिसाइड, फंगल टॉक्सिन एटसेट्रा। तो ये चीज़ें हम पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। और एक बार जिस तरह से आपको माइक्रोबायोलॉजी में क्वेश्चंस मैंने बताया, उसमें इसमें भी जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसे आएंगे क्वेश्चन, तो देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है या फिर डिसेमिनेशन क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो बता रहे हैं क्वेश्चन आया हुआ। फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिटिज्म इसी साल का है, 66 का एक क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिटिज्म एंड मेथड ऑफ कंट्रोल। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बायो हर्बिसाइड एंड फंगल टॉक्सिन। ये सारे जो इसने टॉपिक का सब हेडिंग है उन सब से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप छोटे छोटे नोट्स बना लें, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 to 1.5 पेजेस लिखने होंगे। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सिर्फ 36 पेजेस होते हैं। 36 पेज में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चन करने हैं। तो 30 पेज में 36 क्वेश्चन करने हैं, तो 1.5 बहुत होता है, सफिशिएंट आंसर राइटिंग के लिए होता है। तो इस बात को आप याद रखें कि हर पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। और आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको 4, जैसे आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 6 पेजेज भरने होते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ सब सेक्शन है, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने भरने होंगे, 1 से 1.25 पेज भरने होंगे और सब क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राम। थर्ड पॉइंट है जो सेक्शन 1 में है वो है क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम में आप फेनोलोग्राम तो आप जानते ही हैं। तो क्रिप्टोग्राम जहाँ हिडन सेक्स ऑर्गन होता है और फेनोलोग्राम जहाँ वो सेक्स ऑर्गन होता है जो बाहर होता है, तो आपको याद ही होगा एंजियो एंड जिम्नो। तो याद रखना है कि क्रिप्टोग्राम में क्या आता है, तो स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन फ्रॉम इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, मतलब कौन कब आया, इवोल्यूशनरी स्टेप को हम पढ़ते हुए हम स्ट्रक्चर कहते हैं। इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये जो आपको जितने भी क्रिप्टोग्राम हैं इन सभी का स्ट्रक्चर पढ़ना है और इनके इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या आ सकता है, तो राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी इन एल्गी एज अ फूड, या एल्गी एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन, या एल्गी एज अ सोर्स ऑफ आपका हो सकता है एंटीबायोटिक। फंगाई, सॉरी एल्गी तो नहीं बोल सकते हैं एंटीबायोटिक के लिए, लेकिन फंगाई आपका आ जाएंगे।
फंगाई एज एंटीबायोटिक। देन ब्रायोफाइटा का क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, ये कर लेंगे तो आपके फिर से यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स आ जाए, बहुत आराम से आ जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन थर्ड, फोर्थ सेक्शन क्या है, तो फेनोलोगैम। फेनोलोगैम में हमको क्या पढ़ना है, तो एनाटॉमी ऑफ वुड एंड सेकेंडरी ग्रोथ किसका, तो फेनोलोगैम का। फिर एनाटॉमी ऑफ C2 एंड C3 प्लांट, फिर स्टोमाटा टाइप, देन एम्ब्रियोलॉजी, देन बैरियर टू सेक्सुअल इनकॉम्पैटिबिलिटी, उसके बाद बैरियर टू सेक्सुअल इनकॉम्पैटिबिलिटी के बाद सीड स्ट्रक्चर, उसके बाद सीड स्ट्रक्चर के बाद एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस के बाद पॉली एम्ब्रियोनी, देन कंपैरिजन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो उसके बाद आपको मॉडर्न टेंस इन बायोसिस्टमैटिक, टैक्सोनॉमिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइडाकोसी, पाइनाकोसी, उसके बाद मैंग्लोक्सियन, तो क्रूसीफेरी, रोजेसी। तो ये सारे आपको मेनली जो आपके फैमिली है, इन फैमिली को एक बार देख लेना है। वैसे इसमें ये बात है कि आपको 5 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन में से 3 ही करने हैं, तो आप एक छोड़ भी सकते हैं, एक सेक्शन में छोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फैमिली आती है तो बढ़िया है, नहीं आती है तो आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि मोर्फोजेनेसिस आपने अगर पढ़ लिया तो आपके 50 मार्क्स जो हैं वो आने ही आने हैं। तो इसमें पोलैरिटी आता है, सिमेट्री होता है, बाइलेटरल होता है, एसिमेट्रिकल होता है, तो ये पढ़ने हैं। उसके बाद टोटीपोटेंसी होता है। टोटीपोटेंसी आप जानते ही हैं, टोटीपोटेंसी इज टोटीपोटेंसी इज अ टाइप ऑफ पोटेंसी अंडर विच वन सेल कैन प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ सेल। तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर एक सेल जो है हर तरीके का, जैसे प्लांट सेल के अंदर जो भी सेल होता है वो हर तरीके का सेल को प्रोड्यूस करता है, उसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, हो गया एन ऑर्गन हो गया। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ मॉर्फोजेनेसिस है, फिर मेथडोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड प्रोटोप्लाज्म कल्चर फ्रॉम वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट्स, सोमैटिक हाइब्रिड। तो ये बेसिकली जो आप 11-12 में पढ़े होते हैं उसे भी अगर आप करके जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। पर वो नहीं NCERT करके जाना है, बल्कि आपको पुराना ट्रूमेंस या पुराना प्रदीप उठाना है, उसे पढ़ जाना है और उसे बढ़िया से याद करके जाना है, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा करने की जैसे होता है, अब आप जो भी सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेते हैं, पॉलिटी लेते हैं या इकोनॉमिक्स लेते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन, तो PSI में आर में ही आ जाएगा, वो ज्योग्राफी लेते हैं, सोशल लेते हैं, तो इन चीज़ों को आपको अलग से करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें कुछ नहीं, जो 11-12 में बायोलॉजी आप अच्छे से, या तो मैं बोलता हूँ कि पुराना एलन या आकाश का नोट्स जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके पास होगा तो उसको पढ़ जाइए, या आप किसी तरीके से कहीं से भी पुराना NCERT खोज लीजिए, उसको पढ़ जाइए, तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा आपको क्वेश्चन को वो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है, ये है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में भी फिर आपको 6 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, और इस 3 का भी आपका 6 में से कितना, एक का कितना सब सेक्शन होगा, तो 6 आएगा। 6 में से हमको करना कितना है, तो 5 का आंसर करना है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। सेक्शन 2 में पहला टॉपिक क्या है। अब ये सेक्शन 2 का सारे टॉपिक जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे भी आपको बेसिक जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है। जैसे सेल बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, तो स्कोप एंड पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल नॉलेज ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स इन स्टडी ऑफ साइटोलॉजी। देखिए ये तो क्वेश्चन आते नहीं है, टूल्स एंड टेक्निक्स आते नहीं हैं, पर फिर भी आप एक बार याद कर लें तो अच्छी बात है। मेनली कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिटेल्स पढ़ना है, जो कि हम इस बार 66 में सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, मैं बताऊं तो यही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ था। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर हो गया, फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल, तो कौन कौन से ऑर्गेनेल होता है, तो पहला डिटेल स्टडी ऑफ माइटोसिस, मियोसिस। अच्छा, ये सेल ऑर्गेनेल का फंक्शंस आपको और स्ट्रक्चर याद करने होंगे, जैसे सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप एक बार, जो भी सेल ऑर्गेनेल है उसके आप अच्छे से पढ़ें, तो इनमें से किसी एक का आ सकता है, जनरली सेल वॉल का आ जाता है,
उसके बाद फंक्शंस आपको आ जाते हैं सेल वॉल का, या आपको राइबोसोम का फंक्शंस पूछ देता है कितने टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। तो ये बेसिक ज्ञान आप याद रखेंगे। आपको 10 नंबर पाने के लिए एक पेज बहुत, सवा पेज बहुत होता है, और सवा पेज लिखना। एक बायोलॉजी जो बढ़िया क्लास 12 में 11-12 में मेडिकल का प्रिपरेशन कर चुके होते हैं और गलती से वो मेडिसिन ना मिलने के बजाय कुछ फार्मेसी ले लेते हैं या बायोटेक्नोलॉजी ले जाते हैं और अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, फिर आगे बनाना चाहते हैं उसमें सिविल में, तो उनके लिए काफ़ी आसान होता है। और ये काफ़ी आसान इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो सिंस रिपीटेटिव होते हैं तो आसान हैं, तो आप बेहतर होगा कि बॉटनी जैसे सब्जेक्ट को ऑप्ट करिए। नेक्स्ट है कि उसके बाद फंक्शन हो गया, हमने बात कर लिया है। डिटेल स्टडी ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस, क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा चुका है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, तो इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल वेरिएशन ऑफ क्रोमोजोम, ये आपको जेनेटिक्स का भी पोर्शन है, तो क्रोमोजोम में न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चर वेरिएशन जो होता है उससे आपको करना है। स्टडी ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम, लैम्ब्रस क्रोमोजोम, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड साइटोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली जेनेटिक्स में ये सब हम लोग पढ़ते हैं, तो जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू और आपको देखेंगे तो साइटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप कर लेंगे तो आपका मार्क्स बहुत बढ़िया आ जाएगा। 25 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 10 मार्क्स का होगा, सो आप 50 मार्क्स बहुत आराम से ला सकते हैं। उसके बाद जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड जीन कॉन्सेप्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड रूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन। आप ये मान के चलिए कि यदि आप 3 चीज़ जो आपने पढ़ लिया, रेप्लिकेशन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तो एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। तो या फिर आपको जेनेटिक कोड पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन आना है। तो वही बात बोल रहा कि जेनेटिक कोड एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन, म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। इस बार तो म्यूटेशन से नहीं आया था, लेकिन ये मल्टीपल फैक्टर्स लाइक फैक्टर्स लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इस बार भी एक लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन आया हुआ है। मेथड्स ऑफ जीन मैपिंग आया हुआ है क्वेश्चन, क्रोमोजोम मैपिंग, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, मिल स्टेरिटी हर बार आता रहता है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एलिमेंट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं आया है, लेकिन चाई स्क्वायर एनालिसिस इस बार आया हुआ है। तो आप देख क्या रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हर जो टॉपिक लिखा हुआ है उससे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन एक पेज का लिखना होता है, 1 से सवा पेज लिखना होता है। तो काफ़ी वो बस एक बार आप पढ़ के भी चले जाते हैं और अच्छे बायोलॉजी हल्का आपको समझ आती है, तो बहुत काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट है मेल स्टेटी, हमने पढ़ लिया। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया, चाई स्क्वायर एनालिसिस के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जीन ट्रांसफर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है, अगर आपको आते हैं क्लास 12th में 2 चैप्टर हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसको कर लिया तो काफ़ी अच्छा आपका हो सकता है। उसके बाद फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में क्या है, तो फिजियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो डिटेल स्टडी ऑफ वाटर रिलेशनशिप, मिनरल न्यूट्रिशन, आयन ट्रांसपोर्ट, फिर मिनरल डिफिशियंसी, फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म एंड इम्पॉर्टेंस, फोटो सिस्टम एंड फोटो रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। देखिए ये सारे नहीं करना है, लेकिन जो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंजाइम इस बार भी आया हुआ था। इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपका आ सकता है। पिगमेंट एज फोटो रिसेप्टर, फोटो पीरियोडिज्म इंपॉर्टेंट है। फ्लावरिंग, ग्रोथ इंडिसेज, ग्रोथ हार्मोन्स, उसके बाद सेनेसेंस। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि बेसिक ही है, जो टॉपिक इसमें लिखा हुआ है वो कभी न कभी पूछा ही जा चुका है। मैं ये बोल ही नहीं सकता कि ये नहीं पूछेगा या ये पूछेगा, लेकिन ये है कि वाइड है सिलेबस, थोड़ा है, लेकिन काफ़ी ये है कि काफ़ी कुछ लिखना नहीं है। एक पेज लिखते हैं तो आप बेसिक चीज़ें भी आपको समझ आती है, और आप सारे क्वेश्चन करके आते हैं तो आप लीडिंग में रहेंगे, ठीक है ना। और बाद में पछताएंगे नहीं कि मैंने गलत बोला था। जो भी अगर सब्जेक्ट लेके बॉटनी लेके अगर आगे प्रिपरेशन करते हैं तो कभी नहीं पछताएंगे, मेरा दावा है इसका। उसका देखते हैं कि ग्रोथ सब्सटेंसेस में केमिकल नेचर हो गया, रोल एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। आप जानते ही हैं ना, फाइटो हार्मोन का जो भी एग्जांपल है, ऑक्सीन, जिवेलिन, साइटोकाइनिन, जिवेलिक, वो जो भी है साइटोकाइनिन, ऑक्जेलिक, ये इथाइलिन, ये सारे जो है गैसेस जो हार्मोन हैं, ये सारे हार्मोन के बारे में उनके बेसिक फीचर और उनका जो फंक्शंस क्या है वो उसको कर लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन आना ही है। उसके बाद फ्रूट एंड सीड फिजियोलॉजी, डोरमेंसी, स्टोरेज एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड, पार्थेनोकार्पी, फ्रूट राइपनिंग,
सब काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, वो सिंपल पोर्शन है, ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन बस ये है कि आपको सब कुछ करके जाना होता है। और वो भी डिपेंड करता है सब आप अपना किस तरीके का वो करते हैं। मैं भी बताता हूँ कि किस में क्या कर सकते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है कि किसी को इम्पोर्टेंट, किसी को लगता है फैमिली में कर सकता हूँ तो फैमिली कर सकते हैं, लेकिन मुझे मॉर्फोलॉजी करना होता था, मॉर्फोजेनेसिस करना आसान लगता था, तो मैं मॉर्फोजेनेसिस पार्ट 1 में करके गया था, फैमिली छोड़ दिया था। तो इस तरीके से आप प्लानिंग भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देख के। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो ये आप सभी जानते हैं कि ये तो बहुत ही हाई डिमांडेड सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या क्या है, तो इकोलॉजिकल फैक्टर, कॉन्सेप्ट एंड डायनेमिक ऑफ कम्युनिटी, सक्सेशन आपको याद करके जाना है, ठीक है ना। पायनियर क्या होता है, ठीक है, जेरार्क सक्सेशन क्या होता है, लिथोसियर क्या होता है। तो सक्सेशन पायनियर स्पीसीज कंसेप्ट, बेयर लॉक पे क्या पहले होता है, तो ये सक्सेशन का कंसेप्ट करके जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, तो आप एक जीएस का भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें ही कर सकते हैं। फिर फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया, उसके बाद एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री, ये कॉन्सेप्ट तो आपको जीएस में भी आना है। 66 के जीएस में भी आपको एफॉरेस्टेशन से क्वेश्चन आ चुका था, पथ ऐसा कुछ करके था। हरित पथ क्या है, तो वो एफॉरेस्टेशन से ही था। तो ये करके जाएंगे तो यहाँ भी फ़ायदा होगा, आगे भी फ़ायदा होगा। सोशल फॉरेस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हो गया। इंडेंजर्ड प्लांट क्या होता है, इंडेंजर्ड एनिमल क्या होता है, तो ये हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटनी, इसमें क्या क्या है, तो देखिए ऑरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड, फोडर एंड फॉरेस्ट, फैटी ऑयल्स, वुड, टिम्बर। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बेसिकली चीज़ें जो है आपको एक एक प्लांट का नाम याद रखना है। अल्कोहल, ड्रग्स, नारकोटिक्स कहाँ से आता है, रेजिन कहाँ से आता है, या इनकी फैमिली को याद करके आपको आंसर्स राइटिंग कर देने हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल लगेगा, काफ़ी टफ नहीं है, आसान है। तो एक बार मेरा सजेशन मानिए और बॉटनी जैसे सब्जेक्ट को जरूर ऑप्ट करिए अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, खास करके यदि आपने मेडिकल और नीट का तैयारी कर रखा है, और हो सकता है आप सिलेक्टेड ना हुए हों और कोई किसी अदर ब्रांच में चले गए, बायोलॉजिकल साइंस के में, लाइफ साइंस के अदर ब्रांचेज में चले गए, गेट वेट दे रहे हैं, नेट वेट दे रहे हैं, जेआरएफ दे रहे हैं, और इसके बावजूद आप सिविल का तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि बीपीएससी जैसे कमीशन के लिए आप एक बार ट्राई करिए। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, पहला, दूसरा मार्क्स फेचिंग है, तीसरा काफ़ी आसान है क्योंकि आपको 11th-12th में पढ़े होते हैं, और जो नेट जेआरएफ कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान हो जाता है। और ये भूल के जो वो सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट चूज करते हैं वो उससे बहुत बढ़िया है। मैं सिलेक्शन में मेरा वो मेंस तक हुआ है, अभी इंटरव्यू में दिया हूँ, बाकी आने वाले टाइम में देखता हूँ कि मेरा क्या होता है। लेकिन मैं जहाँ तक है कि मैं पॉजिटिव हूँ कि मुझे 190 के आसपास में बॉटनी में आ जाएगा। थैंक यू।